रस्तोगी जी, मैं, मोहित, मेरा कलीग और सर अब भी टिके हुए थे। हम चारों पर ही जैसे असर नहीं हुआ था। रस्तोगी जी ने वेटर को बुलाया और उसे देसी लाने को कहा। वेटर ने साफ मना कर दिया कि उनके पास देसी नहीं है। बेटा, हमें इन महंगी शराबों से नहीं चढ़ती, हमें तो देसी चाहिए। तू ये ले पैसे, एक बोतल ले आ और बाकी पैसे तू रख ले। रस्तोगी जी का ये बर्ताव देखकर मैडम और आशु का मुंह बन गया, पर सर उनकी तारीफ करने लगे। सॉरी रस्तोगी जी, मैं अब और नहीं पीऊंगा, मैंने कहा। पर रस्तोगी जी तो आज फुल मूड में थे। अरे भाई, क्या तुम एक देसी से घबरा गए? मर्द बनो। रस्तोगी जी की बात सुनकर आशु और नीतू मैडम मेरे बचाव में एक साथ कूद पड़े। शराब पीने से कब से मर्दानगी आने लगी। मैडम ने कहा, रहने दीजिए न सर, फिर घर भी तो जाना है। आशु बोली, पर तभी सर बोल पड़े, अरे भाई, कौन सा रोज रोज पीते हैं, आज इतना अच्छा दिन है। और रही बात घर छोड़ने की, तो मैं छोड़ दूंगा। अब मैं अगर पीने से पीछे हट जाता तो रस्तोगी जी और बाकी के सभी लोग मुझे जिंदगी भर मैडम और आशु के नाम से छेड़ते रहते, इसलिए मैं भी कूद पड़ा। चलो देखते हैं रस्तोगी जी, आपकी देसी कितनी दमदार है। ये सुनकर तो रस्तोगी जी हैरान हो गए। आखिर देसी आई और मैंने जानबूझकर लाच पैक बनाए। मैं समझ गया था कि ये सब रस्तोगी जी का ही प्लान है, ताकि मैं पीकर लुक जाऊं और वो मुझे उम्र भर इस बात का ताना देते रहे। पर वो नहीं जानते थे कि सागर का कोटा बहुत बड़ा है। देसी के पहले पैक के बाद ही मोहित और सर ने हाथ खड़े कर दिए और अब बस मैं और रस्तोगी ही बचे थे। बाकी बची आधी बोतल को मैंने बराबर बराबर दोनों के गिलास में डाल दिया। आशु ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोकना चाहा, पर मुझ पर तो शराब का सुरूर छाने लगा था। मैंने आशु की तरफ देखा और ऐसे दिखाया जैसे मैं अभी भी पूरे होश में हूँ। इधर डीजे ने भी हमारा ये कंपटीशन होते हुए देख लिया और उसने गाना लगा दिया, दारू बदनाम कर दी। अब ये सुनते ही रस्तोगी जी फुल जोश में आ गए और खड़े हो गए और बाकी बची पूरी दारू एक सांस में पी गए। ये देखकर दूल्हा दुल्हन और सब वही आ गए कि यहाँ कौन सी प्रतियोगिता हो रही है। सारे के सारे हमें घेर कर खड़े हो गए, पर ये क्या, रस्तोगी जी तो 5 मिनट बाद ही ढेर हो गए। अब बचा सिर्फ मैंने भी जोश में आते हुए पूरी की पूरी दारू एक सांस में गटक ली। सब के सब ये सोचने लगे कि मैं अब गिरा, पर मैं टिका रहा। गाने की आवाज और तेज हो गई और डीजे माइक पर जोर से चिल्लाया, गिव अ बिग हैंड फॉर दिस जेंटलमैन। सारे तालियां बजाने लगे और मैंने भी सर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई अवार्ड मिल रहा हो। पर ठीक तभी मेरे बॉस ने एक चाल चली। उन्होंने डीजे से माइक लिया और मेरे पास लेकर आ गए और बोले, सागर, आज तो इस मौके पर तुम्हारी शायरी बनती है। शायरी का नाम सुनते ही सब शोर मचाना शुरू कर दिया। राखी ने भी बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की और सर ने इसी का फायदा उठाते हुए मुझ पर और दबाव डाल दिया। भाई, अब तो दुल्हन ने भी रिक्वेस्ट कर दी, अब तो सुना दो, कम से कम उसका दिल तो मत तोड़ो। अब मेरी हालत ऐसी थी कि शराब दिमाग पर चढ़ चुकी थी। मैं ये तो जानता था कि मैं कहाँ हूँ, पर क्या शेर बोलना है उस पर मेरा काबू नहीं था। अब दिल और जुबान के तार एक साथ जुड़ गए और मैंने अपनी आंख बंद की और बोला, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो, उसकी यार की ढांढस बंधाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ये गजल किसके लिए थी वो सब समझ चुका था और माहौल को हल्का करते हुए राखी का दूल्हा बोला, सागर जी, वैसे अभी देर नहीं हुई है। मैं बस मुस्कुरा दिया और मैं जाकर उसके गले लगा और उसे बोला, यू आर अ लकी गाय, शी इज अ किपर, बेस्ट विशेस फ्रॉम मी एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मैंने उसे दिल से बधाई दी और माहौल हल्का हो गया। दूल्हा दुल्हन के माँ बाप को ये बात जरूर लगी होगी, इसलिए मैंने बस हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैं निकल आया। मेरे पीछे पीछे ही सर, मैडम और आशु भी आ गए। मैंने कैब बुला ली थी और सर और मैडम तो अपनी कार से ही जाने वाले थे। मैंने उन्हें गुड नाइट बोला और हम दोनों चल दिए। कैब में बैठकर हम दोनों खामोश थे। अब मुझे अपनी सफाई देनी थी, पर जब दिमाग और जुबान का कनेक्शन टूट चुका था तो अब सिर्फ सच ही बाहर आना था। आशु, तुझे कुछ कहना नहीं है? मैंने आशु से बात शुरू करते हुए पूछा। कहना नहीं, पूछना है, आशु ने मेरी तरफ मुंह करते हुए कहा और फिर अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम लिया।
नशे के कारण मेरी आंखें थोड़ी बंद होने लगी थी, पर आशु ने मुझे थोड़ा झिंझोड़ा और मैं कुछ होश में आया। आप अब भी उससे प्यार करते हो? आशु ने मुझसे पूछा, पर आज जो भी जवाब आना था वो दिल से ही आना था। नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने जवाब दिया और मेरा जवाब सुनकर आशु कसकर मेरे सीने से लग गई। मैंने भी आंखें बंद कर ली और दिल को इत्मीनान हो गया कि आशु और मेरे बीच में अब कोई भी गलतफहमी नहीं बची। कुछ देर ऐसे ही मेरे सीने से लगे हुए रहने के बाद आशु ने पूछा, सर को सब पता था ना? पर मैं तो जैसे सोने लगा था, पर आशु ने फिर मुझे नींद से उठाते हुए झिंझोड़ा और तब मेरे मुंह से टूटे फूटे शब्द निकलने लगे। मैंने कभी उन्हें नहीं बताया, पर आशु को तो अब सारी बात सुननी थी। आशु ने अपने पास से एक सेंटर शॉक निकाली और मेरे मुंह में डाल दी। दांतों तले जैसे ही मैंने उस च्यूइंग गम का दबाया कि खटास के झटके से मेरी आंख खुल गई। मैंने अजीब सा मुंह बनाते आशु को देखा, ठीक वैसा ही मुंह जैसे कि आप किसी नन्हे से बच्चे को नींबू चटा दो। आशु खिलखिला कर हंस दी और फिर बोली, अब बताओ, सर को पता था कि आप राखी से प्यार करते थे? मैंने कभी उन्हें इस बारे में नहीं बताया, बल्कि उन्हें क्या किसी को नहीं बताया। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तो मेरे आने से कुछ महीने पहले ही राखी ने ज्वाइन किया था। हम दोनों के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई, जो भी बात हुई वो काम से रिलेटेड थी। अब चूंकि मैं नया ज्वाइनी था और थोड़ा नौसिखिया, तो सर ने मुझे और राखी को एक साथ एक कंपनी का डाटा दे दिया। लंच ब्रेक में भी हम दोनों साथ ही बैठे होते, पर बातें बहुत कम ही होती। चाय पीने के समय मैं अकेला ही जाता और एक दिन राखी ने मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया और तब से हमारी थोड़ी बहुत बात शुरू हुई। बातें बड़ी साधारण ही होती, थोड़ी बहुत कॉलेज की बातें बस। अब ऑफिस के सारे मेल एम्प्लॉइज को तो तुम जानती हो, उन हरामियों ने हम दोनों के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। शायद सर ने सुन लिया और उन्हें ये लगा कि हम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है, इसीलिए उन्होंने हम दोनों को अलग अलग डाटा देकर दूर कर दिया। काम का लोड ज्यादा था तो अब हमारी बातें सिर्फ लंच टाइम में होती या कभी कभार वो मुझे चाय पीते हुए मिल जाती। आशु मेरी बातें बड़े इत्मीनान से सुन रही थी और जब मैंने बोलना बंद किया तो वो बोली, ये सब रस्तोगी जी और सर ने मिलके किया है। ये उन्हीं का प्लान था कि कैसे आपको बदनाम करें।